हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विजुअल लर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका है ये लेक्चर नंबर 3। इस पिछला जो लेक्चर था उसको हम फटाफट कर लेते हैं रिवाइज। तो लास्ट लेक्चर में या फिर लास्ट एपिसोड में बोलिए, हमने एक मर्डर मिस्ट्री देखी और उस मर्डर मिस्ट्री में एक इंसान को पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है जॉर्ज फॉस्टर, और विद इन अ मंथ उसको फांसी भी दे दी जाती है। ऐसा क्या हुआ भाई, कितना अर्जेंट में फांसी देनी पड़ी, जबकि वो बोल रहा था कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, और ऊपर से बोल रहा था कि मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं है। फिर भी ज्यूरी ने नहीं सुना। पहले कैसा था, जज नहीं था, ज्यूरी हुआ करती थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी 20 साल पहले शुरू होती है, यानी जब एनिमल वर्सेस मेटल इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। ये हमारा चैप्टर 2 था। तो एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऐसा इतिहास है कि 20 साल पहले एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट था, सर्जन था, फिजिसिस्ट था, बहुत कीड़े किया करता था और बहुत अच्छा सर्जन माना जाता है हिस्ट्री में। तो वो बंदा कुछ मेंढक को डिसेक्शन कर रहा था। डिसेक्शन करते टाइम उसने एक्सीडेंशियली दो अलग अलग मेटल एक ही नर्व को कनेक्ट किए, और उसकी वजह से जो फ्रॉग का लेग है वो ट्विच होने लगा, यानी कि उछलने लगा, पैर हिलने लगा। तो इस वजह से उसे लगा कि ये कैसे क्या हो सकता है। तो उसने सोचना शुरू किया कि ये पक्का ना, ये इस जानवर के अंदर से एनर्जी आ रही है। इसलिए उसको उसने नाम दिया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। और ये बहुत चर्चा में रही ये चीज़, बहुत फेमस हो गया वो इस चीज़ को लेके, क्योंकि तब लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो एनीवेज वो गलवानी जो था उसने अपना काम किया, और उसके बाद फिर वो 20 साल तक चलते रहा, क्योंकि ये हुआ था 1780 में। बट एक वोल्टा नाम का बंदा था, एलेक्जेंड्रो वोल्टा। वो बोला कि यार ये एनिमल इलेक्ट्रिसिटी कुछ जच नहीं रहा है अपने को, ये कुछ काम की बात लगती नहीं मुझे, फालतू बना है। एक काम करते हैं, इसको हम गलत प्रूव करते हैं। वो उसके अगेंस्ट स्टैंड हुआ और उसने दो अलग अलग मेटल ज्वाइन करके पाइल बनाई, एक के ऊपर एक रख के, और उसको नाम दिया वोल्टाइक पाइल, जो कि आज फर्स्ट एवर बैटरी, यानी पहली बैटरी दुनिया ने जो देखी वो यही थी। तो उसने ये दिखा दिया कि आपको इस जानवर से आने वाली एनर्जी जो एनिमल इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वो एक्चुअल में दो अलग अलग मेटल ज्वाइन होने की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है। और इस तरीके से पहली बैटरी इन्वेंट हुई, और पहले बैटरी को 1800 में देखा गया। अब दिक्कत ये है कि 20 साल से इसका बोलबाला चल रहा था, तो बैटरी को इतना कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं, और एनिमल इलेक्ट्रिसिटी अभी भी जोरों पे थी। अब हुआ ऐसे कि जो उसके गलवानी जो थे, उनका भतीजा अल्दिनी, वो इनके काम को आगे लेके जाता है और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सीन कर देता है जो हमने देखा। क्या खतरनाक सीन करता है, वो एक नया टर्म ढूंढ के निकालता है, गैल्वानिज्म। कहने का मतलब उसमें मुर्दों को, जानवरों को करंट दे दे के मूवमेंट्स विटनेस की जाती थी थिएटर में, वो भी पब्लिक शो होते थे। तो उसको नाम दिया गैल्वानिज्म। तो इस केस में जॉर्ज फॉस्टर को अर्जेंट में पकड़ के लेके आने में इस अल्दिनी का बहुत बड़ा हाथ है। उसने जेलर को रिश्वत दे के इसको जल्दी से मराओ और इसको लेके आओ मेरे पास। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन था, 1800 में शुरू हुआ था, आज भी है वो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैप पे दिख जाएगा। वहाँ पे अर्जेंट में ले जाके पब्लिक के सामने गैल्वानिज्म करके दिखाया। अब बात हुई ऐसी कि यहाँ पे जब उसे शॉक दिया गया, शॉक देने के लिए बैटरी इसी की यूज़ हुई, वोल्टा की। जब शॉक दिया गया तो वो मुर्दे ने आंखें खोल दी, उसका जबड़ा हिलने लग गया और वो आधा उठ के भी बैठ गया। वो देख के एक आदमी तो डायरेक्ट ऊपर हार्ट अटैक से। तो ये सब ऐसी चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे, आप सोचिए, यानी साइंस और फिजिक्स में भी ये चीज़ें है। तो ये गैल्वानिज्म, इसकी चर्चा काफ़ी हुई, इतनी हुई कि लोगों के बीच में यही बात चलती थी। और इसी बात के चलते एक छोटी बच्ची थी 5 साल की, अब वो बड़ी हो गई बाय द वे, यानी तब बड़ी हो गई थी बाद में बुक लिखते वक्त। पर 5 साल में इसने जो इंसिडेंट सुना, जिसका नाम था मेरी मेरी शैली, इसने उसके कुछ मम्मी पापा, मम्मी तो नहीं, मम्मी तो बचपन में ही चली गई थी उसकी, उसके पापा और कुछ फ्रेंड लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसने सुन ली वो बात। और उसको उसके 13 साल बाद सपना आता है कि कुछ साइंटिस्ट लोग मिलके मुर्दे को अलग अलग पार्ट जोड़ के, बॉडी पार्ट्स जोड़ के एक बॉडी बना के उसे ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को उसने एक नॉवेल के रूप में सिर्फ 18 की उम्र में पब्लिश किया, और एक बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर जो है उसकी ये कहानी लिखी, जिसका नाम था फ्रैंकेस्टाइन। अब ये हो गया हमारे पिछले एपिसोड में स्टोरी टेलिंग। अब ये जो फ्रैंकेस्टाइन है, इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी एक्चुअली कंडक्टर है, करेक्ट। लेकिन अगर ड्राई ह्यूमन बॉडी है तो इट एक्ट मोर एज अ रजिस्टर।
मैंने एक सवाल भी पूछा था कि अगर टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी हुई कि हमारे जो नियर एंड डियर वंस है उनको अगर हमें वापस लेते, यानी आप समझ रहे हो ना, अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि मैं उनको वापस ले आऊँ या फिर आपके पास है, तो क्या आप वाकई लेके आओगे? तो ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है भाई, आई डोंट नो। तो एनीवेज, उसके बाद हमने देखे 3 गोल्डन रूल्स, एक था एडिटिविटी, दूसरा था कंजर्वेशन और तीसरा था क्वांटाइजेशन। बहुत सिंपल है। एडिटिविटी बचपन से प्लस माइनस कर रहे हो यार, वही एडिटिविटी होता है। कंजर्वेशन मतलब कि आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये भी हमने काफ़ी सुना हुआ है। और लास्ट में आता है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में 2 कंसेप्ट याद रखना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई होगा। ओके, कौन है स्मॉल ई? स्मॉल ई इज़ दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री चार्ज, यानी इससे कम नहीं हो सकता, और जो भी चार्ज होगा इसके मल्टीपल में ही होगा। इट्स लाइक 1 रुपी कॉइन। अब आपको 10 रुपये चाहिए तो 1 लेना पड़ेगा 10 टाइम्स, तो 1 एक बेसिक यूनिट हो गया। अभी 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा तो बंद हो गया सब कुछ, काफ़ी टाइम हुए। तो 1 को हम एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री चीज़ मान सकते हैं, वैसे ही चार्ज का होता है। तो एनीवेज, ये था क्वांटाइजेशन। आप 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज ले सकते हो, 3.5 चार्ज नहीं ले सकते, 2.5 चार्ज नहीं ले सकते। ओके, ऑलराइट। पर ये हो गया माइक्रोस्कोपिक पे। और जो मैक्रोस्कोपिक होता है उस चीज़ में क्या होता है कि चार्जेस यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर उसको कोई मीनिंग ही नहीं बचता, उसको कौन गिनते बैठेगा। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन फेल हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारा सारा डिस्कशन हो चुका था और हम पहुंच गए थे न्यूमेरिकल के ऊपर। तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, उस टाइम पे नहीं लग रहा था, पर अब देखिए आप, 1 कप पानी है, उसमें 250 ग्राम वाटर लिया है। अपने को ये पता करना है कि इसमें कितना चार्ज है। अब देखो कैसा होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल करके नेट चार्ज तो 0 हो गया, पर वो चार्ज कितना होता है, लेट्स से सिर्फ प्रोटॉन है तो उसकी वजह से कितना होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से कितना होगा, वो हमें पता करना है। तो आपको ऑब्वियसली, आपको तो पता है सबसे एलिमेंट्री सबसे छोटा कौन है, ई। और ई, प्रोटॉन पॉजिटिव रहा तो भी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर भी चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सिर्फ माइनस में होगा। ओके, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों की ताकत बराबर है। ऑलराइट, तो अब एक काम करते हैं, पानी के कप में हम ये गिन लेते हैं कि प्रोटॉन कितने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ई से, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज पता चल जाएगा। हमें पता है जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नेट चार्ज 0 है। पर अगर सिर्फ प्रोटॉन या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तो इस केस में हमें काम करते हैं, पानी ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल में कुछ ऐसा दिया नहीं था, तो हमने एक स्टैंडर्ड 250 ग्राम इतना वाटर ले लिया। अब मोल कंसेप्ट आया था बीच में। ओके, तो मोल में फिर से समझा रहा हूँ, कोई चीज़ 1 मोल कब होती है, जब आप उसको काउंट करो और काउंट करने के बाद 6.023 इंटू 10⁻23, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, इतने पार्टिकल अगर आप जमा करते हो तो वो 1 मोल होता है। ओके, अब यहाँ पे लेट्स से ये 1 मोल है अगर ये 1 मोल है, इसका मतलब इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, करेक्ट, ये सही है। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतना ठीक है। ओके, तो 1 मोल में हमें पता चल गया। अब 1 मोल का मोलर मास कितना होता है, ये और एक कंसेप्ट है। मोलर मास का मतलब कि लेट्स से हाइड्रोजन मैंने 1 ग्राम लिया ना, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम होता है। इसका रीज़न कि उसमें 1 ग्राम में बराबर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल होते हैं। उनको कलेक्टिवली अगर गिना तो वो पता चलता है कि 1 ग्राम है। वैसे ही ऑक्सीजन, अगर आपने 6.023 इंटू 10⁻23 जमा कर लिए और उसका अगर आपने मास कैलकुलेट किया तो आपको पता चलेगा ये 18 ग्राम है। यानी 18 ग्राम में, सॉरी 16 ग्राम है। 16 ग्राम में कितना बैठेगा फिर, 16 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन, 1 ग्राम में 1 मोल हाइड्रोजन, इस तरीके से। ओके, तो हैविंग सेड दैट, लेट्स से कि ये 1 मोल है, 1 मोल, तो इसका मतलब इसका कितना हुआ मॉलिक्यूलर मास, ये वाटर है ना, तो वाटर में कौन कौन होता है भाई, वाटर में होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी 1 ग्राम 1 ग्राम, और ऑक्सीजन जो है उसका 16 ग्राम, टोटल कितना हुआ 1 + 1 + 16 यानी 18 ग्राम हो गया। तो जो 18 ग्राम है ये 1 मोल ऑफ वाटर है। यस, इट्स 1 मोल ऑफ वाटर। तो मुझे क्या करना है कि 250 ग्राम में कितना मोल है। अब अगर ये 180 ग्राम होता पानी
तो 10 मोल होता। कैसे निकाला? 180/18, पर ये 180 थोड़ी है, 250 है ना, तो 250/18 लेना पड़ेगा। तो 250/18 ये मोल है एक कप या फिर एक कप पानी में, करेक्ट। अब उसमें अगर इतने मोल है तो कितने पार्टिकल हुए? इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल एक मोल में होते हैं। तो 250/18 में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लो। फिर अब हमें ये देखना है कि अगर मैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन गिनता हूँ किसके पास? वाटर के पास, तो कितना मिलेगा? अब आप सोचो कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही कुछ बात करो यार, या तो प्रोटॉन बोलो या तो इलेक्ट्रॉन करो, ठीक है, नहीं तो नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा। तो लेट्स से कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल करते रहना, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन आता है हमारा 8 नंबर पे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो 8 + 2 कितना हुआ टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी वाटर मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन को हटाओ, 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो मैं अगर बोलता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इतने वाटर मॉलिक्यूल के पास इंटू 10, एक के पास कितना होता है? 10, तो n के पास कितना होगा? वो नहीं, यहीं पे देखो n के पास कितना होगा? ये नंबर इंटू 10। अब इसके बाद हमें e से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन इंटू एक पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिला 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, जो कि छोटा मोटा नंबर नहीं, करोड़ों में है, बहुत ह्यूज है ये। यानी कि आपके एक कप पानी में कितना ज़्यादा चार्ज है आप ये सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट जो लाइटनिंग या बिजली कड़कती है ना, उसमें भी कुछ नहीं है इसके सामने, पर लकीली एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल, दैट्स वाई वी आर सेफ, ओके। तो ये हो गया था हमारा एक एग्जाम्पल। और आ गए थे हम इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि एक सीक्रेट डायरी के बारे में, एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने अपना वर्क कभी पब्लिश ही नहीं किया, भले ही वो खुद अपने टाइम से 100 साल आगे था, पर हमें वो 100 साल पीछे छोड़ गया। क्योंकि अगर उसकी डायरी उस टाइम पे पब्लिश हो जाती, उसका वर्क उसी टाइम पे पब्लिश हो जाता, तो आज का फिजिक्स हम पढ़ ही नहीं रहे होते। आज आज से कम 100 साल आगे का फिजिक्स हम पढ़ रहे होते थे। तो कौन है भाई ये? किसने किया ये सब कुछ और क्या रीज़न था? आइए जानते हैं। तो इसका सीक्रेट मैं रिवील करने जा रहा हूँ, पर पहले मैं मिलाना चाहता हूँ आपको हमारे आज के एपिसोड के हीरो से। तो अपना जो हीरो है वो यही है, एक फ्रेंच आर्मी पर्सन जो एक्चुअल में तो मिलिट्री में सर्व कर रहा था, वेस्ट इंडीज़ में कहीं किले बना रहा था, तबीयत ख़राब हो गई, वेस्ट इंडीज़ का वेदर कुछ सूट नहीं हुआ, तो भाई साहब वापस आ गए, छोटी सी जगह खरीदी, बोले कि भाई मैं लाइफ में ये सब करने से अच्छा बची हुई लाइफ में क्या करता हूँ, साइंस को ही पूरा अपना मान लेता हूँ और उसी के ऊपर काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो ऐसा करके ये भाई साहब ने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड ही केम अप विथ वेरी एक्सेलेंट थिंग जिसने दुनिया ही बदल दी। और इस बंदे का नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन दी कूलम, ओके। और इसने हमें जो लॉ दिया वो आप जानते हो, वो है कूलम्स लॉ। उसने क्या किया, उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसकी मदद से वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम गिन सके। तो आज हम देखेंगे इसके ही लॉ के बारे में और इससे रिलेटेड हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ऑलराइट। तो ये हमारा हीरो है, लेकिन मैं बताऊं क्या है कि इसके काफ़ी पहले ये भाई साहब ऑलरेडी ये चीज़ जानते थे। 10 साल पहले ही वो डिकोड कर चुके थे सब कुछ, हाउ टू मेजर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और यही नहीं, ये तो कूलम का लॉ तो छोड़ो, ओम्स लॉ तो बचपन से पढ़ रहे हो, ये भी इसको पहले ही पता था। और पता नहीं क्या क्या उसको पहले ही पता था, पर इसने कभी किसी को कुछ बताया नहीं। अब लेट मी टेल यू अबाउट हिम। बेसिकली ही वॉज द बिलियनियर ऑफ दैट टाइम, और इसको बोलते थे ही इज़ द रिचेस्ट अमंग ऑल एंड वाइजेस्ट अमंग रिचेस्ट, यानी पैसा भी बहुत और दिमाग भी बहुत। अब आप बोलोगे फिर भी इसने ऐसा क्यों किया, तो उसका रीज़न ये है कि उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। वो बहुत ही इंट्रोवर्ट था, शाय था, इतना कि वो पब्लिक से मिलता ही नहीं था कभी। वो यूनिवर्स का स्टडी करता, पर अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। वो इतना शाय था, पैसा बहुत था उसके पास, तो खर्चा करने में कुछ देखता नहीं था साइंस के ऊपर। बहुत एक्सेलेंट लैब उसने एस्टेब्लिश की थी। अब उसके यहाँ नौकर वगैरह भी थे, तो खाना मंगाना है तो चिट्ठी पे लिख के दो, किसी से मिलो मत, इस टाइप से वो रहता था। 4-4 महीने एक ही एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करते रहते थे ये लोग।
अब एक बार तो एक तो किस्सा है कि जिसमें वो सीढ़ियाँ होती है ना, तो एक उसकी मेड होती है कोई, वो आ रही है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो वो इतना टेरिफाइड हो गया, वो इतना नर्वस हो गया कि उसने घर में अलग से सीढ़ी बनवाई खुद के लिए, अलग स्टेयरकेस। अब सोचिए आप कितना पागल आदमी होगा। तो एनीवेज उसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू था। इसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। इसने बहुत सी चीज़ें की है, डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। पर इसको ना लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश भी कहते हैं, यानी उस लेवल का पैसा था इसके पास। एनीवेज भाई साहब ने कुछ पब्लिश किया नहीं तो पेरिश हो गए। कहने का मतलब साइंस बड़ा सीधा सा बात करता है, जो दिखता है वो बिकता है, पब्लिश होता है तो लोगों को पता चलता है, जो पहले पब्लिश करेगा उसके नाम से ठप्पा लग जाता है। तो कूलम ने कर दिया 1785 में, और उसके 10 साल पहले भले ही हेनरी जानता था, पर वो डायरी में ही बंद रहा। पर यही नहीं, वो बहुत कुछ जानता था, इतना कुछ कि जैसा कि मैंने कहा कि हम ये फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे होते थे अभी। तो एनीवेज चार्ल्स कूलम ने फाइनली उसको पब्लिश करके दुनिया को ही बदल दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी उपलब्धि थी, बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम कैसे गिने। तो आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अब आप जानते हैं दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। अगर अपोजिटली चार्ज्ड है तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अब इसको मेजर करने के लिए 18th सेंचुरी में हमारे मिलिट्री मैन उर्फ कूलम, इन्होंने क्या किया, लॉ दिया। अब हम तो जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जो दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मार्स ले लो, जुपिटर ले लो, तो उसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो कूलम्स लॉ भी इसी तरीके का है, सिर्फ चार्जेस के बीच में बात करता है, पर हाँ वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक ही सिनारियो लेके बात करते हैं। ऑलराइट, तो दो चार्जेस ले लेते हैं। सपोज ए पे प्लस क्यू है और बी पे माइनस क्यू है, और इन दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं डिस्टेंस आर से। ओके, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इस तरीके से, एंड इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल लॉ। अब आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लो। ओके, आप इसको कंबाइन कर लो और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, सॉरी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, जो डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है, वैक्यूम है, एयर है, ग्लास है, वाटर है। तो वैक्यूम में उसकी वैल्यू ये होगी, पर आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना 9 × 10⁻⁹। ओके, अब k को लिखा जा सकता है 1/4πε0, जो होगा k का वैल्यू रखने के बाद कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें एक दिक्कत ऐसा है कि एक छोटा सा चेंज है इसमें, वो मैं बता देता हूँ आपको। चेंज है मतलब एक छोटा सा लिखना रह गया बस, हम तो मेहनत बहुत लेते हैं ये बनाने में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम k का वैल्यू रिप्लेस करने वाले हैं, बराबर। k का वैल्यू क्या लिखने वाले हम, ये वाला 1/4πε0। तो इन शॉर्ट ये k जो है इसको हटा के ये वाला वैल्यू यहाँ पे रखोगे, रखने पे ये नीचे r² किधर गया, तो ये नीचे r² यहाँ पे आने वाला है। इतना ही चेंज मुझे बताना था। ओके, दैट्स इट, बस एक छोटा सा r², प्लीज़ मेक श्योर कि वो आप ध्यान रखें। ε0 इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका मतलब कि कोई चीज़ कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक लाइंस को पास होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, दैट थिंग इज मेजर्ड बाय दिस परमिटिविटी। तो ये है हमारा कूलम्स लॉ। अब हम चलते हैं आगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले ले। लेट्स से देयर आर टू चार्जेस। देख लो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा विजुअली समझाता हूँ। दो चार्जेस ले लेते हैं। ओके, एक चार्ज जो है वो 2 माइक्रो कूलम्ब है और एक 3 माइक्रो कूलम्ब है, और दोनों 1 मीटर से सेपरेटेड है। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कूलम ने जो लॉ दिया था उसमें बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो अगर मैं इसको Q1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ Q2, तो हमें लेना पड़ेगा दोनों का प्रोडक्ट, और नीचे कौन आएगा फिर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी R इक्वल टू सपोज 1 मीटर है। अब कुछ नहीं, अब इसमें वैल्यूज रख दो, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे K आ जाएगा, और ये सब वैक्यूम में है, ऐसा मान के चलते, कुछ दिया नहीं है तो वैक्यूम में ले लेने का। और यहाँ पे आ गया Q1, इधर आ गया Q2, और नीचे आ गया R²। अब जैसा कि हम जानते हैं कि K का वैल्यू मैंने बोला था बीच में आके 9 × 10⁹ यूज़ करना,
जब तक दिया ना हो, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 9 इंटू 10⁹ उसके बाद फिर Q1 कितना है, Q1 कितना है, हाँ ये माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो कूलम को चेंज करना है कूलम में, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 2 माइक्रो कूलम को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। और अगला चार्ज कौन है, Q2 3 माइक्रो कूलम, जो कि होगा 3 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ओके, और नीचे आर स्क्वेयर आने वाला है, आर है 1 मीटर यानी कि 1 का स्क्वेयर, जो कि नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब क्या है, अब फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं। फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर वो हम लिख सकते हैं कि फोर्स विल बी इक्वल टू, देखो क्या होगा, नीचे 1 स्क्वेयर है वो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो 3 2 ज़ा 6, ओके 9 6 ज़ा 54, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 54 इंटू, अब 10 की पावर में यहाँ पे 9 है, -6 है, -6 है, तो -6 कितना हुआ भाई, -12 हुआ। 9 -12, 12 -9 होता तो 3 लिखते ना, पर माइनस बड़े को है, 12 बड़ा है ना, माइनस उसको लगा हुआ है, तो -3 आएगा। तो आई विल बी गेटिंग 10⁻⁻3, किस चीज़ का, इन तीनों का, 1 2 3, इनको जमा करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं लगे तो यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ। 10 के पावर में क्या क्या आएगा, 9 आएगा, उसके साइड में -6 रहेगा, और उसके साइड में फिर से -6 होगा, तो 9 -6 कितना होता है, 3 -6 यानी कितना हुआ, 10⁻³ बराबर है। तो ये है हमारा फोर्स इन न्यूटन, 54 इंटू 10⁻⁻3। आपको चाहिए तो आप इसको डेसिमल में लिख सकते हो। अब डेसिमल का फंडा ऐसा है, वो भी देख लो, यहाँ पे देख लो, सपोज 54 है तो कहीं नहीं है, मतलब डेसिमल इधर है। अब आप उसको गायब करना चाहते हो, साइड में 10⁻³ है, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना मतलब आने दो, फिर 1 2 -3 है ना, और एक ले लो, यानी इधर ये ले लो, यहाँ पे 0 डाल देना, 0.054। तो ये अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे आप 0.054 इतना न्यूटन लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर व्हेन वन इज 2 माइक्रो कूलम एंड अदर इज 3 माइक्रो कूलम। ओके, तो ये सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, छोटा सा हम लॉ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक ठाक है। एनीवेज, ये अगर हो गया होगा तो इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो है थोड़ा ज़बरदस्त वाला, जो हमने एक्चुअली फोकस करना चाहिए जिसके ऊपर। तो आइए फिर हम देखते हैं अगला वाला प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक करेंगे न्यूमेरिकल जो है वो है आपके सामने, काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे आप विजुअलाइज करें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और फिर आप इस तरफ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, कूलम्स लॉ, कूलम एक है, न्यूटन एक है, ओके, कूलम एंड न्यूटन। तो कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम ने लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन ने दिया था लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो आपके पास अभी 2 फॉर्मूले है, एक है कूलम का, एक है न्यूटन का। दोनों भी दिखने में काफ़ी सेम दिखते हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, एक जगह पे चार्ज है और एक जगह पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस है। ओके, उसमें वो आगे कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों फार्मूला में नीचे आर स्क्वायर है दोनों भी जगह पे। ओके, अब ये 2 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। अब करना क्या है, वो कहते हैं कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमिनिंग अब वो कहते हैं कंपेयर कीजिए, कंपेयर द स्ट्रेंथ, किनका, इन 2 फोर्सेस का हमें स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। यानी क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, जब भी एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी 2 क्वांटिटीज़ अगर आपको कंपेयर करनी है तो हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से माय हाइट इज़ 6 फीट और कोई मेरे सामने खड़ा है 3 फुट का, तो उससे मेरा हाइट कंपेयर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आप इन जनरल सोचिए आप कि 3 फीट और 6 फीट, यानी 3 फीट से माय हाइट इज़ डबल, तो
हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, या फिर मुझसे सामने वाले की हाइट क्या है, हाफ। अब ये हुआ कैसे, सोचिए आप, 6 फीट 3 फीट, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है, 2, यानी बिगर क्वांटिटी ऊपर है और स्मॉलर क्वांटिटी नीचे है, तो 6/3 2 आ गया, यानी कि डबल है। ओके, उसके बाद फिर अगर मैं 3/6 करता हूँ तो क्या आएगा, फिर 3 और 6 कैंसिल होके 1/2 आएगा। तो दिस इज ऑल्सो कंपेरिजन ओनली। अब मेरे रिस्पेक्ट में कंपेयर कीजिए तो वो हाफ है, उनके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर कीजिए तो माई हाइट इज डबल। ओके, इसी तरीके से हम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज कंपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ कंपेयर करना है इन दो फोर्सेस को, एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके अलग अलग सिनारियो आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले देखते हैं कंपेयर द स्ट्रेंथ पर किन का, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इसको कंपेयर करना है। उसके बाद फिर फॉर 2 प्रोटॉन्स, यानी देखिए इस क्वेश्चन में ए पार्ट है, ए में 2 पार्ट्स है, कौन से, एक बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेना है, उसके बीच में इन दोनों को कंपेयर करना है। और उसके बाद है फॉर 2 प्रोटॉन्स, यानी कि दोनों भी प्रोटॉन है, उनके केस में हमें कंपेयर करना है। और पार्ट बी जो है वो कहता है कुछ एक्सेलरेशन के बारे में, अभी बता देता हूँ। एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट अपार्ट। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे की तरफ आने वाले हैं वो, तो अगर आते हैं तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछा है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ गया होगा तो हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए साइड में, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी रेफरेंस के लिए साइड में रहने देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके पास अभी क्या क्या है, आपके पास है एक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास है एक इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसलिए इसको हटाइए और यहाँ देखिए। तो आपके पास है एक इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दोनों के फॉर्मूले अब भी आपने देखे, उसमें से एक जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल फोर्स का वो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², करेक्ट। और जो ग्रेविटी का था वो क्या था हमारा, G m1 m2 अपॉन R²। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 की जगह पे मैं सिर्फ k लिख देता हूँ और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R², थोड़ा इजी जाएगा और ये तो वैसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है दोनों का रेशियो। तो आइए फिर दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो क्या आएगा फिर, इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा होता है हमेशा, इसलिए अभी मैं उसको ऊपर लिख लेता हूँ, आपको एफ जी ऊपर लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो एफ ई अपॉन एफ जी वुड बी इक्वल टू, क्या होगा एफ ई अपॉन एफ जी, सोचिए थोड़ा। एफ ई अपॉन एफ जी कुछ इस तरीके से होगा, जैसे एफ ई था के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², और यहाँ पे एफ जी जो है वो है G m1 m2 अपॉन R²। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। आप इसको ऐसे लिखिए के Q1 Q2 अपॉन R², और अगर नीचे कुछ है a/b फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ऊपर लिखा जा सकता है इंटू लेके b/a करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको डिनोमिनेटर से आप ऊपर लेके आ सकते हो, डिवीजन की जगह पे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे चला जाएगा R² ऊपर और डिनोमिनेटर में आएगा G m1 m2। अगर आपको लेक्चर थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और आपके स्पीड के हिसाब से आप चला सकते हैं। आपको स्लो करना है तो स्लो भी कर सकते हैं। मैं सबको ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ कि एवरेज, नॉर्मल, हर टाइप का बच्चा, फास्ट बच्चा, हर कोई कर पाए। अब यहाँ पे क्या होगा, R² विल गेट कैंसल्ड सेम होने की वजह से, और फाइनली मेरे पास रेशियो का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बचता है, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू, ऊपर है के प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस और नीचे है G एंड देयर इज प्रोडक्ट ऑफ 2 मासेस। वेरी सिंपल। अब हमारा सारा डिस्कशन जो है इसी को लेके आगे बढ़ने वाला है। तो एक बार आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, करना है तो हो गया। अब हम आते हैं हमारे
एग्जाम्पल के ऊपर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। पहला पार्ट क्या था, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। पहला था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पेयर लेना है, उसके बाद फिर दो प्रोटॉन का पेयर लेना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से यहीं रहने देते। आइए, तो मैं ए का फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए मैं ए का फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। अब एक थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, चाहे प्रोटॉन हो या हो इलेक्ट्रॉन, दोनों का भी जो स्ट्रेंथ होता है, यानी दोनों पे भी जो चार्जेस होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इज इट क्लियर? हाँ, अगर प्रोटॉन है तो उसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, और अगर न्यूट्रॉन है तो उसे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो मैं काम करता हूँ ना मेरा जो चार्जेस का सीन है, जैसे मैं Q1 Q2 बोले जा रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट्री चार्जेस ही ले लेता हूँ। जैसे एक हो गया E, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ले लो, और प्लस ले लो अगर प्रोटॉन है तो। इस तरीके से हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है सेपरेटेड। ओके, अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा ई रहेगा। अब डिस्टेंस तो है ही नहीं इसमें, डिस्टेंस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए, इसमें हम लिख सकते हैं एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू, यहाँ पे के तो है ही ऑलरेडी, क्या आप देख पा रहे, के तो है ऑलरेडी। अब Q1 की जगह पे माइनस ई है, Q2 की जगह पे प्लस ई है। अगर मैं इसको दो डंडी लगा दूं साइड में, तो मेरा पूरा झंझट खत्म हो जाएगा माइनस प्लस का, क्योंकि एनीवेज विल हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। तो यहाँ पे के आ गया, Q1 की जगह पे आएगा ई, और दूसरा भी आएगा ई, और यहाँ पे आएगा जी। अब यह है इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे लेना पड़ेगा मास इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे मास लेना पड़ेगा प्रोटॉन का। तो यहाँ पे m1 की जगह पे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आएगा मास ऑफ प्रोटॉन। यानी इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, चलो ई पहले तो ई रखते, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, एम ई और फिर एम पी। यहाँ तो कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हमें करना है वैल्यूज सब्स्टिट्यूट। अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अब हम करेंगे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए यहाँ पे हमें के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। के जो होता है यानी कि 1/4πε0 भी कह सकते हो आप इसे, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अब मैं यूनिट पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज पे ध्यान दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया 9 × 10⁹। आगे क्या है मेरे पास, ई है, जी है, कांस्टेंट पहले ले लेता हूँ। जी कितना है, 6.67 × 10⁻11। ओके, उसके बाद ई पे, ई यानी 1.6 × 10⁻19। उसके बाद फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻31 kg। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं इतना। और एक चीज़ चाहिए मेरे को, मुझको चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन भी, जो कि होता है 1.67 × 10⁻27। सब कुछ आ गया आपके पास, के है, ई है, जी है, मासेस है। ओके, तो अब हम वैल्यूज रख सकते हैं। तो हमारा चल रहा है रेशियो, कौन सा, एफ ई अपॉन एफ जी, और ये जो रेशियो है इसमें हम रखने जा रहे हैं वैल्यू। तो पहला वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ के का, तो के का वैल्यू रख लीजिए, जो कि होगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर है, यानी ई स्क्वायर है यहाँ पे, तो ई की वैल्यू आपको दो बार लेनी पड़ेगी। तो मैं दो बार ले लेता हूँ, 1.6 × 10⁻19, और एक बार लेना पड़ेगा 1.6 × 10⁻19। और कुछ नहीं। अभी जी की वैल्यू रख लेते हैं, जी की वैल्यू आपके सामने है। जी का वैल्यू कितना होगा, 6.67 × 10⁻11। ओके,
उसके बाद फिर एम और एम का वैल्यू देख लीजिए। तो एम का वैल्यू कितना है 9.11 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फाइनली मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 इंटू 10⁻27। अब ये इतना सा कैलकुलेशन हमें करना है। अब मुझे पता है कि कैलकुलेशन को लेके सबको तकलीफ होती है, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा, हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आपको कैलकुलेशंस आसानी से समझ में आए। तो उसके लिए आपको अभी फोकस करना है पूरा कैलकुलेशंस पे। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने कैलकुलेशंस है रेडी। अब इसमें से देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो सकता है क्या। अब देखा जाए तो आप शायद कहोगे कि सर यहाँ तो कैंसिल होने लायक कुछ दिख नहीं रहा है और 10 के पावर मुझे अच्छे नहीं लगते। कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑब्जर्व कीजिए कि ये नीचे 9.11 है और ये 9 है, तो ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यूज़ है। तो फिजिक्स में क्या है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली, वहाँ पे कैलकुलेशंस करते बैठना एक्सपेक्टेड नहीं है, वहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो। मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको लॉजिक से सॉल्व करूँगा, और जहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत है वहाँ कैलकुलेशंस भी हम करेंगे। तो यहाँ पे जो 9 और 9.11 है, ये क्लोज समझते हुए मैं इनका कर देता हूँ इनको कट। उसके बाद फिर यहाँ पे 1.6 और 1.67 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1.6 1.67, ये भी काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ है, ये भी काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ है। तो 1.6 और 1.67 भी मैं कर देता हूँ कैंसिल। अब बचा क्या है मेरे पास, नीचे नंबर बचा है एक 6.67 और कुछ नहीं है, और यहाँ पे बचा है मेरे पास सिर्फ 1.6। तो अब सुनिए, अभी ट्रिक क्या है, मैंने जो बॉक्स करके रखे हैं रेड वाले, ये बॉक्सेस को, नंबर्स को अलग रखना है, और 10 के पावर में हमें अलग तरीके से सॉल्व करना है। आइए मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पूरा 10 है, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 10 को, इसको 10 को छोड़ दो, इसको पकड़ो। तो ऊपर क्या हो गया मेरे पास 1.6, नीचे क्या है मेरे पास 6.67 इंटू, अभी सब कुछ 10 में बचा है तो मैं पहले एक 10 लिख लेता हूँ, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9, तो मैं लिख लेता हूँ 9। उसके बाद -19 है, -19 है, तो मैं थोड़ा माइनस लोग को ना बाद में लिखूंगा। पहले हम देखते हैं कि कोई और प्लस आने के चांसेस है। नीचे है -11, 10⁻11, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +11, तो मैं इसको ऊपर ले जाके +11 कर देता हूँ। इसका हो गया काम, ये हो गया। नेक्स्ट कौन है -31, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +31, करेक्ट, इसका भी काम हो गया। नीचे है -27, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +27, यहाँ तक ठीक है। अब कुछ है और बचा नहीं, ऊपर कौन कौन है, ऊपर है -19 -19, क्योंकि ये तो हमने पहले ले लिया था, अब ये दो बचे, तो यहाँ पे हो जाएगा -19 और -19, देख लीजिए एक बार। तो हमारे पास है अभी ये सॉल्व करने की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस कैसे रिड्यूस करता हूँ वो भी सीख लीजिए। ये 6 7 है, इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करते बैठेगा, तो एक काम करता हूँ, 7 तो इसको हटाता हूँ, तो इसमें +1 करना होता है बाय रूल, तो मैं इसको 6.7 ले सकता हूँ, और इसको मैं रहने देता हूँ 1.6 इंटू 10 के पावर में। अब 9 + 11 + 31 + 27, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 and 9 18, तो ये प्लस सारा करके हो रहा है 78, 9 9 18 + 1 यानी कि ये होना चाहिए 38, करेक्ट है। अब 1.6 अपॉन 6.7 आपको दिख रहा होगा, तो कैलकुलेशन के पर्पज से मैं इसको क्या करता हूँ, कैलकुलेशन देखिए 0.7 है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 68, ठीक है, और इसको मैं रहने देता हूँ 16, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर डेसिमल में मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने डिनोमिनेटर थोड़ा बढ़ाया है, तो आंसर एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम आएगा। लॉजिक है वो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, आप एक्चुअल भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 78 - 38, दिस इज कमिंग आउट टू बी 40, यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे, देखिए, तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 4 जा 16 और 17 4 जा होगा 68, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है अभी, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया 4/17 इंटू 10⁻40। अब 4/17 निकालना काफ़ी आसान है, कैसे करेंगे 4/17, एक्चुअल डिवीजन कर लेते हैं। इसको थोड़ा इंक चेंज करते, चलो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशंस आते हैं तो।
तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इसको डिवाइड करना है मुझे 17 से। तो 4 को तो जाएगा नहीं, तो एक डेसिमल लेना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 17 2 जा कर सकता हूँ मैं, जो कि होता है 34, नीचे आ जाएगा 6, 6 को जाता नहीं है, यहाँ पे लेना पड़ेगा 0। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 17 3 जा मेरे ख्याल से 51, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 51, नीचे बचेगा 9, और 17 5 जा होता है अगर 0 लेने के बाद 85, तो यहाँ पे बचेगा 5। बस हो गया, इतना इतना कैलकुलेशन काफ़ी है। तो यहाँ पे मेरे पास 2.35 है, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2.35 इंटू 10⁻⁴0। नहीं, ये 0.235 है ना, सॉरी है, इसको एक बार देख लीजिए, ये मैंने निकाला है 0.235 इंटू 10⁻⁴0। अब अगर मैं डेसिमल राइट में शिफ्ट करता हूँ, अब राइट में गया मतलब ऐसा सोचिए कि पैसा गया, लॉस हो गया, यानी माइनस होगा, गया गया गया, तो एक घर गया, यानी कि यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 2.35 इंटू 10⁻, गया, एक से गया मतलब यहाँ पे हो जाएगा 39। इसी को अगर मैं 5 को हटाना चाहूँ तो मुझे फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2.4 इंटू 10⁻39। ये रेशियो है, किसका रेशियो है ये कैलकुलेशंस थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको हटाओ अभी। हाँ, क्या होगा यहाँ पे, ये होगा रेशियो किसका, FE/FG का। तो हमको रेशियो मिल चुका है किस केस में, जब मैंने एक क्या लिया था, आपको याद होगा, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया था और एक लिया था प्रोटॉन। अब वो कहता है सेकंड पार्ट में कि आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच को निकाल लिया। अब आ जाते हैं हमारे हम अगले डिस्कशन में। तो देखिए हमारे पास अभी आ चुका है रेशियो, जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो तो। अब क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट विल बी दिस रेशियो इफ देयर आर 2 प्रोटॉन्स। 2 प्रोटॉन है मतलब क्या है, अब हम ए का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला भी प्रोटॉन है और दूसरा भी प्रोटॉन ही है। तो हमें यहाँ पे मासेस क्या है, मासेस ऑफ प्रोटॉन लेना पड़ेगा दोनों भी जगह पे, और चार्जेस तो अपने ई है ही। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है FE/FG, इसमें आपको पता है कि पहले K था और फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस था, दोनों पे चार्ज है E, इसलिए यहाँ पे आएगा E फिर से E, नीचे है G, और मासेस का क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और फिर से आएगा मास ऑफ प्रोटॉन। इसको अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, नहीं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, पर कैलकुलेशन में ऐसे ही करने वाले। तो आइए फिर कैलकुलेशन करें। ओके, तो आइए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, E का वैल्यू है कितना होता है, बोलो 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 बोलो, 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, नहीं चलो छोड़ जाने दो, -19 इंटू, पता होना चाहिए इसलिए 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, आ जाओ डिनोमिनेटर में, G का वैल्यू बोलो कितना है, G का वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10⁻−11, और फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन वो भी दे के रखा है, वो है 1.67 इंटू 10⁻−27, याद रहेगा तो बहुत अच्छा, और हमको लेना पड़ेगा ये 2 बार। हो गया, अब आते हैं कैलकुलेशंस पे, आपका फेवरेट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए कि अप्रोक्सीमेटली क्या क्या कैंसिल हो सकता है, और हम उसको कर देते हैं कैंसिल। तो मुझे लगता है फिर से 1.6 और 1.67 काफ़ी क्लोज है, तो इनको उड़ा दो, फिर से 1.6 और 1.67 और एक है, इसको भी उड़ा दो। क्या बचता है, मेरे पास एक नंबर बचा है यहाँ पे 9, और एक यहाँ पे बचा है 6.67, और कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। ठीक है, फिर तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो 2 बॉक्स है इनको हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं साइड में। तो पहला आएगा 9,
डिनोमिनेटर में आएगा 6.67 इंटू, अब बचा खुचा सब 10 के ऊपर डाल दो। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? 9/6.67 जो है, फिर मैं इसको भी थोड़ा रिड्यूस कर दूंगा, 6.7 कर लूँगा और फिर देखते कैलकुलेशन करके। पर उसके पहले अभी मुझे क्या चाहिए? 10 का पावर। तो 10 के पावर में क्या क्या आएगा आपके हिसाब से? देखिए 10 के पावर में ऊपर 9 है, उसके बाद दोनों माइनस है तो उसको मैं बाद में के लिए रख लेता हूँ। ये -11 ऊपर जाके हो गया +11, -27 ऊपर जाके हो गया +27, फिर से ये वाला माइनस ऊपर गया हो गया +27। ठीक, ऊपर अब बचा क्या है? -19 -19। एकदम सिंपल, 10 का सब अलग, नंबर अलग। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन रिड्यूस करने के हिसाब से इसको मैं कर देता हूँ 6.7, और यहाँ पे 10 के पावर में, अब देखिए यहाँ पे 9 + 11 20 हुआ, 20 + 27 + 27, तो वो होगा 54 + 20, यानी यहाँ पे आना चाहिए मेरे ख्याल से 74, -19 19 हो गया 38। ओके, अब 9/67, पहले इसको 74 - 38 करने पे आपको मिलेगा 74 - 38, 14 में 8 6, यानी 36 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/6.7 इंटू 10⁻36। अब जब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये थोड़ा आसान पड़ेगा। ये डेसिमल अगर खिसक जाता है तो हम बोलते हैं गया, तो नीचे से माइनस होगा पर ऊपर जाके तो ऐड होगा। और एक तरीका बता रहा हूँ मैं, नीचे अगर आपने डेसिमल राइट में खिसका है तो ऊपर 0 ऐड करने का। तो ये आपने इसको एक घर जाने दिया तो यहाँ पे एक 0 ऐड कर दो, यानी यहाँ पे 90 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 67 इंटू 10⁻36। अब इसको मुझे करना है डिवाइड। अब इसको करते हैं डिवाइड। ओके, आइए कैलकुलेशन करें। आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, ये उन बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेशन में वाकई बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं अभी करने जा रहा हूँ 67 से डिवाइड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 67 से डिवाइड करना है तो पहले तो 1 का ही जाएगा, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 67, यहाँ आएगा 3, एक उधर गया यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 23। अब 23 को तो जाता नहीं है तो एक डेसिमल ले लिया, 0 ले लिया। ओके, अब हम इसको अगर 67 को 3 टाइम्स करें तो 4 3 sin 6 3 ज़ा 18 ना, हाँ, तो 180 के आगे जा रहा है। तो 67 इंटू 3 ट्राई करते हैं, 67 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, 18, हाँ हो गया 201। तो यहाँ पे मैं डेसिमल के बाद 3 ले सकता हूँ और 201 से सब्ट्रैक्ट करके, बाकी आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा। वैसे यहाँ पे 29 आएगा, 2 2 से तो गए, 30 - 1 29, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन काफ़ी है। तो 90/67 जो है, 90/67 वो लिखा जा सकता है 1.3 सादी भाषा में। तो मैं इसको हटा के 1.3 कर देता हूँ और मुझे मिल जाएगा मेरा फाइनल आंसर, जो कि है यहाँ पे। वापस आ जाओ, तो ये है मेरा कितना, 1.3 इंटू 10⁻36। ये कब होगा? Fe/Fg, कब? लेकिन जब दोनों भी प्रोटॉन हो तो अब देखिए Fe/Fg ये किस केस में है? जब दोनों भी पॉजिटिव हो तो। और जो पिछला था Fe/Fg वो था मेरे ख्याल से 2.4 इंटू 10⁻39 था कुछ, जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा तो। अब देखिए कि इन दोनों का रेशियो, फॉर एग्जांपल, यानी अगर आप इसकी ताकत कितनी ज़्यादा है तो आप Fg को उस साइड में भेज दो, यानी Fg के 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, डबल होना, 10 टाइम्स होना, 100 टाइम्स, लैक्स ऑफ टाइम्स भी होना, ये भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब लाखों करोड़ों भी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए तो जब आप सर में कंघी घिसते हो और फिर कुछ उठाते हो, स्केल होती है या फिर स्केल होती है ना अपनी पट्टी, उसको आप कुछ कागज़ के टुकड़े लेके जब आप उठाते हो तो वो ग्रेविटी को आराम से हरा देती है, वो उसको अगेंस्ट ग्रेविटी उठा लेते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ताकत कहीं ज़्यादा है। ये यहाँ पे हमें इस न्यूमेरिकल से समझना था। ओके, तो हैविंग सेड दैट, अगर आपको ये समझ गया होगा तो अब हमें चलना चाहिए पार्ट बी पे। तो फिर से मैं न्यूमेरिकल को ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार देख लो आप। अब आप ये सोचिए कि
एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को एक क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। दोनों के भी कुछ मासेस है और उनके बीच में फोर्स भी है। अब एक याद रखिएगा, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास है इनटू एक्सेलरेशन है तो फोर्स होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ एज पर न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ के मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उसने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है चलेगा, तो ये मेरा हो जाएगा Fe। अब उसने पूछा है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, चलेगा, फिर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। कब? जब इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपको फोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा मास से, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये तो काफ़ी आसान है समझने के लिए, राइट। अब एक काम करते हैं, पहले तो हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि इसने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी वो एक बार एक्सेलरेशन चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन का और एक बार चाहिए उसको एक्सेलरेशन प्रोटॉन का। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके तो आपको Fe/m करना है। अब इसमें आते हैं दो केसेस, कैसे देखिए, अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे इस फोर्स को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ यानी AE चाहिए था तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया। आपको AP चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसी फोर्स को मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करते हैं। इतना समझ में आया क्या? हमें बस ये करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए Fe की वैल्यू। तो इस बार हमने Fe की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं की, हमने Fe/Fg की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो क्या होगा Fe की वैल्यू, वो देखते हैं। तो इसी साइड में चलने देता हूँ मैं। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं Fe, फिर आगे की बात करेंगे। तो मेरे पास Fe कब है, लेकिन जब एक प्रोटॉन हो और एक हो मेरे पास इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला है मेरे पास, एकदम बेसिक में जाके देखूँ तो K/Q1 Q2/r² तो था ही। अच्छा, उसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी, देखिए यहाँ पे उसमें क्लियर लिखा है व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, यानी कि 1A उसके ऊपर ऐसा छोटा सा डॉट होता है, इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट कहते हैं, और उसका कन्वर्जन होता है 10⁻⁻10 मीटर। यानी आपकी जो दो चीज़ें रखी है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो, वो कितना दूर है, 10⁻⁻10 मीटर, इतना दूर है, यानी कि R की वैल्यू है। तो ये चीज़ क्या है, हमारी R है। क्लियर? अब हम फाइंड कर सकते हैं Fe की वैल्यू। आ जाइए, तो यहाँ पे K तो K है, Q1 हो या Q2, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, दोनों के भी ऊपर चार्ज क्या होता है, E, है ना, और नीचे क्या है, R का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, क्या क्या आएगा, K का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9। E का वैल्यू कितना है, बोलो, 1.6 × 10⁻19। ओके, उसके बाद फिर से वही लिखना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻19। डिनोमिनेटर में आ जाइए, R का वैल्यू हम पहले 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट ले चुके हैं, जिसका मतलब होता है 10⁻10। कितना होता है, 10⁻10। ओके, अब इसको करना है कैलकुलेट। ये तो काफ़ी आसान कैलकुलेशन दिख रहा है मुझे, तो आइए कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें हमें कैलकुलेशन करने के लिए आप पहले नंबर पे फोकस कीजिए। नंबर क्या क्या है मेरे पास, यहाँ पे 9 है, कुछ कैंसिल होने के लिए है नहीं, इसलिए डायरेक्टली नंबर पे आते हैं, 1.6 1.6। ओके, तो हमें बस इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो आइए कैलकुलेशंस करते हैं। तो 1.6 × 1.6, इस 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन 1 2 दो घर के बाद है, इधर भी 2 प्लेसेस के बाद आएगा, यानी 1.6 × 1.6 कितना है, 2.56। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, 9 6 4 0, नहीं कितना है, 5 आएगा। ओके, 5 45 + 5 50, और ये हो जाएगा 23। 9 2 18 + 5 23, दो घर के बाद 23.04। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, समझ में आया ना, कैलकुलेशन देख लो आप। तो कैलकुलेशन में मेरे पास आ चुका है यहाँ पे 23.04 × 10 के पावर में। अब देखते हैं कौन कौन है। तो देखो यहाँ पे मैंने 1.6 मल्टीप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 10 के पावर बचे, तो 10 के पावर लिख लेते हैं फटाफट। देखिए 10 के पावर में पहला तो +9 है, लिख लिया।
दोनों माइनस वाले हैं, बाद में लिखता हूँ। ये -10 है, -10 है, ऊपर आके क्या होने वाले प्लस, यानी कि एक ऊपर आया, दूसरा ऊपर आया, और बचे हुए दोनों कौन है, -19 -19। ऑलराइट, क्या ये तो काफ़ी आसान है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 23.04 इंटू 10 के पावर में, देखिए अभी एक 10 और एक -9 यानी -9, दूसरा 10 और -19, सॉरी 10 -19 -9, फिर से 10 -19 -9 प्लस 9, यानी कि 9 -9 प्लस 9, एक और 9 और -9 कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास कितना बचेगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक्चुअल में करके देख लो आप। यहाँ पे इसका कितना आएगा, ये तो 9 है, लेट्स से ये 10 और -19, 10 और -19 यानी -9 -9 ऐसा आने वाला है। 9 और -9 और एक चला गया, सिर्फ एक -9 बचा। तो आप इसको लिख सकते हो 23.04 इंटू 10⁻⁻9। अब ठीक है, स्लो गया तो भी चलता है, पर कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करना ही अच्छा रहता है। तो मैं इसको अगर अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहता हूँ तो एक डेसिमल आने दो, पैसा आने दो, यानी कि प्लस होगा, इसमें +1 होगा, तो ये हो जाएगा 2.3, बाकी चिल्लर है छोड़ दो, इंटू 10⁻, इसमें +1 हो गया, -9 + 1 होता है -8। ये आप जानते हो क्या निकाला आपने, ये आपने निकाला है फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन के नाम से है। अब हमें करना क्या है, बस सिंपल है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए आप डिसाइड कीजिए, आप डिसाइड कीजिए क्या चाहिए। हमें एक बार डिवाइड करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एक बार डिवाइड करना है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो बोलिए फिर। तो हम कर लेते हैं डिवाइड, जैसे ज़रूरत हो। तो लेट्स से मुझे फाइंड करना है AE, बाद में हम फाइंड करेंगे AP। तो AE फाइंड करने के लिए क्या था फॉर्मूला अपना, एक्सेलरेशन, यानी बेसिकली फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन इसको नीचे भेज दो, यानी फोर्स अपॉन मास। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों भी जगह पे फोर्स तो सेम है, दोनों के बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में फोर्स तो सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा, हाँ मासेस अलग अलग है। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए फिर कैलकुलेशंस करते हैं। ये हो गया मेरा वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻⁹। इसको डिवाइड कर दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि 9.11 इंटू 10⁻31। ओके, तो पहले इसको सॉल्व कर ले क्या, इसका भी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वही 2.3 इंटू 10⁻⁹, और डिनोमिनेटर में रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब 1 बाय 1 ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2.3 है, 9.11 है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 2.3 और यहाँ पे ले लेता हूँ 9। ओके, 0.11 है ना, छोड़ सकता हूँ इतना। और 10 के पावर में ये है नहीं, इसको -31 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, +31, राइट। तो ये हो गया +31 ऊपर जाने के बाद, और -9 बाद में लिखता हूँ। हो गया। अब 2.3 डिवाइडेड बाय 9 करना है। उससे अच्छा क्या है कि आप डेसिमल को इधर खिसकाओ। आपको याद है क्या, नीचे डेसिमल अगर नीचे था और राइट में शिफ्ट हुआ तो ऊपर 0 आया। अब ऊपर जो है वहाँ राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ तो नीचे 0 ऐड हो जाएगा, यानी हमें एक 0 लेना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा लाइक दिस, इंटू 10⁻, कितना है 31 -9, 31 -9 ही आएगा ना, कितना है आंसर, अरे -8 है। तो यहाँ पे छोटू सा करेक्शन है, यहाँ पे हमें थोड़ा बोला करो ना यार तुम लोग। एक्चुअली मैं चेक कर रहा था तुम लोग को आता है कि नहीं। चलो यहाँ पे -8 है, इसको भी भैया कर देते हैं -8। तो 31 -8 कितना हुआ फिर अभी, 31 -8, ठीक है। थोड़ा आसान करेंगे इसको, और एक काम करते हैं, इसको कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ तक आ गए। अब 2.3 अपन मैंने इसको 0.11 को छोड़ दिया, इंटू 10⁻,
ये 31 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा और बाद में है -8, 31 -8 यहाँ तक, ठीक है। अब इसको करना है डिवाइड, तो एक आसान तरीका है कि 23/9 इंटू जो डेसिमल है वो राइट में गया, यानी क्या है कि वहाँ पे क्या होगा, -1 आएगा, करेक्ट। राइट में गया तो -1 आएगा। और 31 - 8 कितना हो गया, 23 यहाँ तक, ठीक है। अब आपको सिर्फ डिवाइड करना है 23/9 को। तो देखिए यहाँ पे 23/9, 23/9, ये तो काफ़ी आसान कैलकुलेशन है। तो आप पहले कर लोगे डिवाइड 2 से, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 18, कितना आएगा, 5 आएगा मेरे ख्याल से। फिर यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल 095, इतना कैलकुलेशन काफ़ी है। तो 2.5 ले सकते हो आप इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻1, उसमें होने के बाद ये हो गया 22। भाई याद रखना ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो कि होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। अब मैं आपको एक बता देता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 9.8 लेते हैं हम, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली 10 बोल सकते हो। अब 10 कहा और 10⁻22 कहा, कंपेरिजन ही नहीं है। यानी ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है उससे कहीं ज़्यादा गुना एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये यहाँ पे बोलना था। अब इसको हम वहाँ का सॉल्व कर ले, ये होगी एक चीज़। अब देखते हैं इस केस में जब आपको क्या फाइंड करना था, प्रोटॉन का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू लिख चुके हैं, अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2.3 डिवाइडेड बाई, इसको मैं ले लेता हूँ 1.7 इंटू 10⁻, ये ऊपर गया तो हो गया 27 - 8। ओके, अब आप डेसिमल को हटा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों भी जगह पे डेसिमल गया तो 23/17, इसको अप्रोक्सीमेट का साइन दे देंगे, इंटू 10⁻27 - 8, कितना होगा 27 - 8, 17 में से 8 गया यानी कि 19 होगा क्या, 8×2 हाँ ठीक है 19, तो +19 आएगा। अब 23/17 निकालना है, तो 23/17 करने के लिए 23/17 तो पहले 1 से जाएगा, 17 यहाँ पे 6 आएगा, 0.0, 17 3 ज़ा 51, यहाँ पे आएगा 51, यहाँ पे आएगा 9 और एक 0, 17 5 यानी 1.35। इसका मतलब 23/17 कैन बी रिटन एज 1.35 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻19। ओके, अगर आपको इसको राउंड ऑफ मतलब इसको हटाना है आपको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन, तो 1.4 इंटू 10⁻, कितना 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ, कौन था ये प्रोटॉन। ऑब्वियसली प्रोटॉन थोड़ा मोटा है इलेक्ट्रॉन से, तो उसको थोड़ा कम एक्सेलरेशन से खींचा जाएगा वो। देखिए यहाँ पे, अब आप इससे कंपेयर कीजिए, देखिए आप, ये हमारे अर्थ की ग्रेविटी 10 तक है, जबकि इनके एक्सेलरेशन वे अबव है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और दूसरी बात वहाँ पे एक्सेलरेशन भी इसीलिए बहुत ज़्यादा होगा, ये हमें बताना था। तो हैविंग सेड दैट दिस इज़ द न्यूमेरिकल, इसी तरीके से हम आगे न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। मेरा सजेशन है कि आप पेन पेपर लेके खुद भी कैलकुलेशंस करके देखें, क्योंकि कैलकुलेशन देखते रहना इसका मतलब आपको कैलकुलेशंस आ गया है, ये मिसकंसेप्शन होगा। पेन उठाइए, मेहनत कीजिए, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक, हम आगे के न्यूमेरिकल में जल्दी मिलेंगे। थैंक्स।